Hello learners. In the previous lecture, we have discussed that if we know about the number of any particular set, the cardinality of that particular set, and if we have any 2 set, any 3 set, any 4 set, and if we know about their cardinalities, then we can use the formulas or Venn diagram to solve our numericals. So in this, we are discussing further. So if the number of objects in S we have has at least one of the property P1, P2 and so on Pm. In previous lecture we have discussed the example of in a classroom if there are some person who are speaking French, Russian and German, and then we have to find out those particular person who speak all the 3 languages. So at least one of the property का मतलब क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा ऐसा था जिसमें वो बात करते थे कि इतने लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, इतने लोग रशियन पढ़ सकते हैं. तो बेसिकली मान लो P1 वो पर्टिकुलर पर्सन है जो फ्रेंच बोल सकते थे, तो वो उनकी प्रॉपर्टी होगी. ऐसे ही P2 वो पर्सन हो गए जो रशियन बोल सकते थे, P3 वो पर्सन थे जो जर्मन बोल सकते थे. ठीक है, तो अगर जो हमारे पास हमारा यूनिवर्सल सेट है, से अगर हमने उसका नाम S रखा हुआ है, तो विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टी P1, P2 एंड सो ऑन Pm, then we can find out their union by the formula A1 union A2 union and so on union An is equal to summation Ai minus summation taken 2 at a time, then plus summation 3 taken at a time, and so on at the end minus 1 की power m plus 1 summation taken all the values at a time. बट अगर इन केस हमें वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना चाहिए हो, मतलब हमें वहां पे वो एलिमेंट्स ना चाहिए हो जो हमारे जो सारे के सारे हम कहें कि फॉर एग्जांपल फ्रेंच, रशियन या जर्मन बोलते हो, ठीक है, हमें वो बंदे चाहिए हो जो फ्रेंच, रशियन या जर्मन ना बोलते हो, तो वो केस जो है वो किसका हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट का केस हो जाता है. इन दैट केस हमारे पास वहां पे हमें उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है. जैसे कि हमारे पास पे फॉर्मूला कौन सा यूज होता है कि A1 यूनियन A2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन An डैश का फॉर्मूला यूज होता है. उस केस में अब कॉम्प्लीमेंट का केस है, हम सारी की सारी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि सपोज अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट A पड़ा हुआ है, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता था, U माइनस A हो जाता था. अगर मैं यूनिवर्सल सेट को S के नाम से डिनोट कर रही हूँ और मान लो अगर उसके पास एक ही सेट पड़ा हुआ है A, तो उस केस में A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, S माइनस A हो जाएगा. और मान लो अगर मेरे पास 2 सेट पड़े हुए हैं A1 एंड A2, ठीक है, अगर 2 सेट मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उस केस में अगर मुझे उनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगी कि A1 यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू S माइनस क्या हो जाएगा, A1 यूनियन A2 हो जाएगा. ठीक है ना, जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा कि अगर हमारे पास पूरे का पूरा सेट है, तो हमने उसमें अगर एक सेट लिया A, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, U में से हमने A को निकाल दिया. अगर 2 सेट होंगे तो दोनों सेट को निकाल देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, 3 सेट होंगे तो तीनों को निकाल देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आएगा. ठीक है, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है A1 यूनियन A2 होल कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ से हमें ये बात पता है कि A1 यूनियन A2 होल डैश किसके बराबर हो जाता था, A डैश इंटरसेक्शन A2 डैश. चाहे वो डैश यूज कर ले, चाहे वो बार यूज कर ले, मैंने ये 2 अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि इन एग्जाम, इन प्रॉब्लम्स आपको कोई भी चीज वहां पे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है. सो इन केस अगर हमें ये केस फाइंड आउट करना हो कि वो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को कंटेन ना करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ number of persons speaking French, Russian and German, but we want to find out those number of persons who are not speaking French, Russian एंड जर्मन. तो इन दैट केस हम उस क्या करेंगे, पूरे के पूरे टोटल में से, पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में से जो उन तीनों की यूनियन होगी उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन वी गेट दिस फॉर्मूला कि ये एस हो गया उसकी कार्डिनैलिटी. कार्डिनैलिटी को हम बार्स में भी लिख देते हैं, बार्स आल्सो रिप्रेजेंट्स कार्डिनैलिटी. ठीक है, सिर्फ एन के साथ उसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है लाइक दिस. ये आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे 3 सेट हैं आपके पास, तो कॉम्प्लीमेंट जो है आपके पास वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, जो यहाँ पे ये पूरा प्लस वाला घूम रहा है वैल्यू. इन दैट केस ये हिस्सा जो है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है.
So नाउ समटाइम द साइज इज टू लार्ज। अब कई बार क्या होता है कि जो डाटा होता है वो इतना मिनिमम होता ही नहीं कि हम इन फॉर्मूलाज को यूज कर सके। कई बार जो उसका साइज है वो इतना ज्यादा होता है कि हमारे लिए उस चीज को कैलकुलेट करना इज नॉट एन इजी जॉब। देन उस केस में हम कौन सा रिजल्ट यूज करते हैं यहाँ पे कि a1 बार इंटरसेक्शन a2 बार इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन an बार इज इक्वल टू a0 माइनस mc1। क्योंकि इन दैट केस ये बेसिकली ये केस हमारा कब यूज होता है, जब हमारे पास रेपिटेशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की होने के चांसेस हो सकते हैं। जब अगर एक ही चीज बार बार हमारे पास रिपीट होने के चांसेस हो रहे हों तो उस केस में हम अपने प्रीवियस फॉर्मूलाज को यूज नहीं कर पाते। तब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन जाता है वहां पे a0 माइनस mc1a प्लस a1 प्लस mc2 a2, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट हो गया फिर सेकंड एलिमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आपके पास आती हैं। अब ये फॉर्मूला यूज किस तरह से किया जाता है उसके लिए आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एग्जांपल हियर, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 0 टू 99,999 have among these digits 3, 6 and 8। अब क्वेश्चन का पहले तो आप गिवन डाटा ही देखिए, उसका साइज ही कितना बड़ा है। 0 से लेके 99 नियरली आपके पास 1 लाख तक जो है एलिमेंट्स यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है ना। 0 से लेके 99,999 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनसे आपने क्या करने हैं, इंटीजर्स फॉर्म करने हैं। और यहाँ पे उसने ये तो कहा ही नहीं है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है यहाँ। अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड होती फिर तो सिंपल केस हो जाता कि बात खत्म, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल, फिर दूसरा केस हो जाता 4 का, तीसरा केस हो जाता 3 का, अगला केस हो जाता 2 का, उससे अगला केस हो जाता 1 का। यहाँ पे उसने 0 से मतलब 1 डिजिट नंबर से लेके हमें यहाँ पे 5 डिजिट नंबर तक कहा है कि इंटीजर्स हमको फाइंड आउट करने हैं, मतलब नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। कंडीशन इज दैट कि जो नंबर आप वहां पे फॉर्म करोगे उनके बीच में 3, 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे रेपिटेशन इज अलाउड, हो सकता है वो नंबर 3 ही हो सकता है वो नंबर 33 हो, 333 हो, 33333 हो, ठीक है, 5 टाइम्स 3 हो, या एक सेट में 2 बार 3 आ गया, बाकी 2 बार कोई और नंबर आ गया। अब इस चीज को फाइंड आउट करना कि 3 वाले कितने नंबर होंगे, 6 वाले कितने होंगे, 8 वाले कितने होंगे, दैट इज अ डिफिकल्ट जॉब। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ अपने गिवन सेट को यूनिवर्स में से माइनस करके, इफ a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, तो a को भी तो हम u माइनस a डैश करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द सबट्रैक्शन प्रिंसिपल। हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे और हम वो केस फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर टोटल में से हम नहीं को माइनस कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट आवर रिजल्ट। सो अब हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं, 0 से लेके 9 तक है हमारे पास। तो हमने काउंट करा कि हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स जो हैं वो तो है 10, ठीक है। हमें चाहिए कितने, हमें सिर्फ 5 डिजिट्स चाहिए मैक्सिमम, ठीक है ना। क्योंकि 0 से लेके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो नंबर मेरे पास बनने वाला है वो 5 डिजिट्स का बनने वाला है। अवेलेबल डिजिट्स कितने हैं, गिवन अमाउंट कितनी है 10, रिक्वायर्ड कितनी है मेरे को मैक्सिमम 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे कि जिसमें हम कहें कि 3 हमारे पास आए ही ना, 6 हमारे पास आए ही ना, 8 हमारे पास आए ही ना। हमने कहा मान लो A1 वो वाला सेट है जो 3 को कंटेन करेगा ही नहीं। अगर वो 3 को कंटेन करेगा नहीं तो गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए तुम्हारे पास बेटे, 9। इन अ सेम वे अगर A2 जो है वो 6 को कंटेन करेगा ही नहीं तो गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, अगेन 9। If A3 does not contain 8, then given objects कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। In a similar way, then we take the intersection of 2 at a time. If A1 and A2 we are considering, A1 भी ले रहे हैं, A2 भी ले रहे हैं। अब A1 क्या था जो 3 को कंटेन नहीं कर रहा था, A2 क्या था जो 6 को कंटेन नहीं कर रहा था। So when I am taking the combination of both, in that case what we will get total number of available digits 8, क्योंकि ना ही उसमें फिर 3 आएगा ना ही उसमें फिर 6 आएगा। इन अ सेम वे A2 A3 के लिए भी कितने हो जाएंगे,
8 हो जाएंगे। इन अ सेम वे A3 A1 के लिए भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो हैव यू सीन दैट कि व्हाट आई हैव डन? Firstly, I have taken 1 at a time, then I have taken 2 at a time, then I have taken 3 at a time, and I have only 3 set. तो इससे मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। 4 होते तो फिर 3 के पेयर बनते हैं और फिर चौथे का पेयर आता हमारे पास यहाँ पे। So यहाँ पे A2 and A3 कितना हो गया? गिवन 8 हो गया। A3 A1 कितना हो गया? 8 हो गया। और तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा? 7 एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास कितने होंगे? A0 होता है हमारा हमेशा टोटल केस। गिवन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 10 थे, रिक्वायरमेंट हमारी 5 थी, repetition is allowed there. If repetition is allowed there and I have to fill 5 places with 10 objects, तो पहले वाली जगह पे बैठने के लिए भी 10 है, दूसरी वाली जगह पे बैठने के लिए भी 10 है, तीसरी वाली जगह पे बैठने के लिए भी 10 है, चौथी वाली जगह पे बैठने के लिए भी 10 है, और पांचवी वाली सीट पे बैठने के लिए भी 10 अवेलेबल चीजें हैं हमारे पास। सो A0 जो है हमारे पास, यानी कि जो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5। A1 क्या हो गया? जिसमें वी आर टेकिंग द फर्स्ट केस, जिसमें हमने कहा कि एक एलिमेंट हमारा मिस होना चाहिए, चाहे वो 3 मिस हो जाए, चाहे वो 6 मिस हो जाए, चाहे वो 8 मिस हो जाए। इन तीनों में से कोई एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे मिस हो जाए। अगर तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे मिस होगा तो तीनों ही एवज में, तीनों ही केसेस में हमारे पास A1 जो है वो क्या आएगी? 9 की पावर 5 आएगी। ठीक है, A2 मतलब 2 एट अ टाइम, तो गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 8, और सीटें कितनी फिल करनी है आपको? अगेन 5, तो मैक्सिमम आपके पास क्या हो जाएगा? 8 की पावर 5। ऐसे ही A3 जो है वो क्या हो जाएगा? 7 अवेलेबल है, फिल कितनी करनी है सीट्स आपको? 5, तो वो 7 की पावर 5 हो जाएगा। अब पहले वाला केस जो है वो एक ही बार आ सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट जो दूसरे वाला केस है, क्योंकि वो 3 पर्टिकुलर डिजिट्स के ऊपर बात कर रहा है, सो 3 पर्टिकुलर डिजिट्स में से हो सकता है पहले 3 की बात हो रही हो सकता है पहले 6 की बात हो रही हो, या हो सकता है पहले 8 की बात हो रही हो। तो वहां पे चॉइस आ गई। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 3C1, कि 3 हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स थे जो हम चाहते थे कि 9, उनमें से टेकन 1 एट अ टाइम। तो टेकन 1 एट अ टाइम के कारण हमने यहाँ पे क्या लिखा? 3C1 लिखा। और वो जो 3C1 है वो हर बार हमें चॉइस क्या देने वाला है? वो हर बार हमें 9 की पावर 5 देने वाला है। उससे अगला केस क्या आ गया? टेकन 2 एट अ टाइम। हो सकता है मैंने 3 और 6 को लिया, हो सकता है मैंने 6 और 8 को लिया, हो सकता है मैंने 3 और 8 को चूज कर लिया हो पहले। ठीक है, सो इन दैट केस हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन जाएगी? 3C2। ठीक है, कि कितने प्रकार से, कितने तरीके से वो चीज चॉइस की जा सकती है, चूज की जा सकती है। अब चूज होने के बाद वो हमें आंसर क्या देगी? हर बार 8 की पावर 5 देगी। बिकॉज एट अ टाइम हम 2 ही एलिमेंट्स को वहां पे क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं टीम में से। एंड लास्ट में हमने तीनों ही केस चूज कर लिए, तो 3C3 हो गया। And in all the 3 cases, what I am getting? 7 की power 5. So from here we will get our solution. When you solve this particular value, normally in exams we don't solve this value because it includes too much calculation, so we leave the answer as it is. But this is the process to find out if in case we have a large size of data with us. Next definition is of multi-set. It is a modification of a set that allows multiple occurrence of element in a set. Suppose we have an element like this, in a class we have students with same name. So when we make the data with respect to name, so then what will happen? Suppose in class the name of the student, say Ram, is occurring 3 times. The name Mohan is occurring 2-3 times. Then if I am making the data according to name, then what will happen? The name of Ram will appear again and again and again and again. And if I arrange them alphabetically, so collectively what I have seen that 5 Rams are there, 2 Mohans are there and 1 Sita is there. So sometimes जब ऐसे type of set हमारे पास आ जाते हैं, तो that particular set are known as the multi set, जिसमें आपके पास available elements जो होते हैं वो एक से ज्यादा बार
रिपीट हो रहे होते हैं. सो इन दैट केस, in case if we have to find out their number, so what kind of question we will have? Determine the number of 10 combination of the multi-set T. 3 dot A means कि A 3 बार रिपीट हो रहा है. 4 dot B means B 4 बार आ रहा है. C कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है. ठीक है. अब हमें क्या करना है? हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि यहाँ से हमारे पास अवेलेबल एलिमेंट्स कितने हैं. ये हो गए 4 B हो गए, 5 C हो गए, 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12. टोटल आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं. उन 12 एलिमेंट से हमें एक नंबर बनाना है जिसमें कितने वो होने चाहिए कॉम्बिनेशन, सिर्फ 10 कॉम्बिनेशन होने चाहिए. तो हो सकता है अब 10 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए A कितने हैं? 3, B कितने हैं? 4, C कितने हैं? 5. अब ये चीज का पता लगाना तो इज अ डिफिकल्ट जॉब कि अगर 3 A आएंगे तो हाँ जी बाकी कितने आएंगे. ऐसे बार बार लिखने से तो काम चलेगा नहीं. अगेन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द केस ऑफ नेगेशन. हम उससे उल्टा केस लेके चल पड़ेंगे यहाँ पे. ठीक है. उसने कहा 3 A हमारे पास अवेलेबल हैं. हम क्या लेके चल रहे हैं? हम कह रहे हैं मान लो A1 जो सेट है उसके पास 3 से ज्यादा A हैं. मान लो A2 जो सेट है उसके पास 4 से ज्यादा B हैं. मान लो A3 जो सेट है इट हैज मोर देन 5 C's, क्योंकि हमने उल्टा केस, हमने कॉम्प्लीमेंट का केस यहाँ पे क्लियर किया. और जब कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन आती है तो देन वी विल यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला. If the set is simple then it is this formula. If set is multiple then this formula will work out. So here हमें चाहिए क्या? हमारे को यहाँ पे 10 हमारा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है. गिवन एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? 3 है, क्योंकि सेट जो है वो तो रेपिटेशन को काउंट ही नहीं करता. तो जब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसे 3 ही दिखेंगे, चाहे वो 3 एलिमेंट्स 1000 बार ही क्यों ना आके बैठे हों. नाउ कॉम्बिनेशन कितने बनाने हैं आपको? 10. गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास? 3. नाउ बिकॉज 10 प्लेसेस आर फिल्ड एंड 10 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. सो देयरफॉर जो टोटल वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कि 10 इज गिवन टू अस. ठीक है. प्लस 3, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ रेपिटेशन. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आर हमारा गिवन जितने हमें चाहिए होते हैं रिक्वायरमेंट के, जो हमारे पास गिवन होता है -1, और नीचे C जो होता है that is again our required value. So that is why I represented by R. So 10 plus 3 minus 1 C10 is equal to 12 C10, and now here it is a simple combination. Now simple combination will be solved by a simple technique that we know that n upon R factorial into n minus R factorial. Now we are coming to the case number 1. So here first of all we have taken the total case that is given by the value S. Now we are taking the particular case. Suppose ये जो 10 का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे लेना था, मान लो इसमें एटलीस्ट 4 तो A ही थे, कम से कम 4, क्योंकि हमें A दिए कितने हुए हैं यहाँ पे? A is given to us, yeah, we have 3 A's here and we have considered that we have more than 3 A's. So what we have considered, at least का केस हमने ले लिया कि कम से कम 10 में से 4 जगह जो है वो A के द्वारा ही भरी गई. अगर 4 जगहें A के द्वारा भरी गई तो इसका मतलब बाकी कितनी जगह भरनी है अब आपको? 6, क्योंकि 10 था, 10 में से 4 प्लेसेस पे तो हमने कहा कम से कम A आ गया, तो इसका मतलब बाकी कितना बच गया आपके पास? 6 बच गया. अब गिवन एलिमेंट्स अभी भी कितने हैं आपके पास? क्योंकि वी आर टेकिंग द केस एटलीस्ट, हमने कहा A1 वो सेट है जिसके पास 3 से ज्यादा A हैं. अगर 3 से ज्यादा A हैं तो, और रेपिटेशन इज अलाउड है, तो हो सकता है बाकी के 6 प्लेसेस पे भी A नहीं आना हो. ठीक है, दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. इसलिए जो अगेन गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो कितने हो गए? 3 हो गए. रिक्वायरमेंट फिल करने की कितनी है? 6 है. 6 क्यों है? क्योंकि 4 हम मान के चल रहे हैं कि 4A तो हम लेके चल रहे हैं. 4 से ज्यादा A जो है माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो वहां पे एग्जिस्ट करते हो. तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा? 6 plus 3 minus 1 C6, that will be equal to 8C6, and after solving we are getting the value 28. In a similar way we come to A2. A2 कौन सा केस है जिसमें हमारे पास 4 से ज्यादा B हैं. 4 से ज्यादा हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया, क्योंकि 4 से अब तो 5 ही आया ना इमीडिएटली. तो हमने कहा मान लो कम से कम 5 प्लेसेस जो हैं वो B के द्वारा भरी जा रही हैं. अब बाकी की कितनी बच गई? 10 में से 5 बच गई. इसका मतलब बाकी की 5 जगहें मुझे भरनी है.
5 जगहें भरने के लिए अगेन एलिमेंट कितने हैं मेरे पास 3, तो फॉर्मूला क्या बन गया 5 + 3 - 1 C5 इज इक्वल टू 7C5, that will be equal to 21. Now we come to A3. A3 जो है वो C का केस हो गया. C में what we will have? We will have 5 C's with us. In given data, what we have? We have 5 C's with us. So here what we are doing? We are taking at least one more. तो हमने कहा कि कम से कम 10 में से 6 जगहें जो हैं वो C के द्वारा भरी जा रही हैं. इसका मतलब बाकी कितनी जगहें भरनी है, मुझे सिर्फ 4 जगहें भरनी है. 4 जगहें भरने के लिए अगेन एलिमेंट कितने हैं मेरे पास 3 हैं, तो वो सॉल्व करने से हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ गई 15 आ गई. नॉट टेकन 2 एट अ टाइम, A1 इंटरसेक्शन A2. अब A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब क्या हो गया कि 4 तो A आएंगे 5 B आएंगे. अब 4A 5 B मतलब 9 जगहें तो A और B के द्वारा भरी जा रही हैं. ठीक है, बाकी की जगहें कितनी बच गई, एक जगह बच गई क्योंकि 9 प्लेसेस तो हमने फिल कर ली. एक जगह बच गई, तो एक जगह बचने के कारण हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3C1 और वो आंसर आ जाएगा 3. फिर इसी तरह से सिमिलरली हम एक बार A और C का केस ले लेंगे, एक बार हम C और B का केस ले लेंगे. ठीक है, तो C और B में हमारे पास ऑलरेडी अब जब हमने केस लिया A और C का, तो C में कितने थे हमारे पास 6, A में कितने ले रहे हैं हम 4, तो 6 और 4 कितने हो गए 10. तो 10 ही प्लेसेस थे, 10 ही हमने एलिमेंट्स भरने थे, वो हमारे भरे गए, तो इसलिए आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया. आपने वैसे भी देखा होगा कि अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n है और रिक्वायर्ड भी हमारे पास n है, तो NCN जो होता है वो दैट विल बी इक्वल टू 1. बट वी हैव यूज्ड दैट फॉर्मूला एंड शोज दैट कि हमारे पास आंसर जो है 1 आ रहा है. नाउ लास्ट केस में जो B और C की बात हो रही है वो केस अक्कर ही नहीं करेगा, बिकॉज 5 B हो गए 6 C's हो गए, तो 11 तो हमें चाहिए ही नहीं ना कॉम्बिनेशन, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इसलिए बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये आंसर क्या हो जाएगा 0. इन अ सिमिलर वे अगर तीनों केसेस को मैं इकट्ठा ले लूंगी कि 4 A आने ही चाहिए, 5 B आने ही चाहिए, 6 C आने चाहिए, ऐसा कोई केस ही नहीं हो सकता हमारे पास, इसलिए वो केस भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इज गिवन बाय, सबसे पहले हमें लेना है टोटल वैल्यू दैट विल बी गिवन बाय S, then taken 1 at a time, then taken 2 at a time, then taken 3 at a time. तो taken 2 at और फंडा कौन सा चलता है वही वाला चलता है जैसे हम बचपन में पॉलिनोमियल्स में लिखते होते थे कि एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस. सो स्टार्टिंग है फ्रॉम प्लस, बिल्कुल स्टार्ट प्लस माइनस फिर प्लस और फिर minus. By this way we can keep on writing the things and here we are getting our solution. In the same way, next kind of question what we will have, find the number of integral solution of the equation x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 18. आपको एक solution find out करना है. In that case solution किस तरह से है हमारे पास कि जो equation है x1 x2 x3 x4 उसका सम मतलब x1 की x2 की x3 की x4 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब हम उसका सम करें तो हमारे पास क्या आ जाए 18 आ जाए. और साथ ही साथ ये जरूरी है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि x1 की वैल्यू जो है वो 1 और 5 के बीच में होनी चाहिए, x2 की वैल्यू जो है वो -2 और 4 के बीच में होनी चाहिए, x3 की वैल्यू जो है वो 0 और 5 के बीच में होनी चाहिए और x4 की वैल्यू जो है वो 3 और 9 के बीच में होनी चाहिए. So keeping that thing in mind, again what we are going to do, we are taking the complement, we are taking the other way around process. अब उसने कहा x1 की वैल्यू 1 और 5 के बीच में होनी चाहिए. What we will do, we will take the value of x1 greater than equal to 6 we will take. So before going further, अब हमें लोअर वैल्यू, ये चीज हम तभी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे लोअर वैल्यू की भी कंडीशन है हमारे पास. सो इन ऑर्डर टू यूज दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द लोअर वैल्यू इज इक्वल टू 0. सो व्हाट वी हैव डन, we have put y1 is equal to x1 minus 1. So when we put y1 is equal to x1 minus 1, तो जो इक्वेशन है इन अ सेम वे y2 को हमने क्या पुट कर दिया x2 plus 2 पुट कर दिया, y3 को हमने क्या पुट कर दिया x3, क्योंकि उसमें हम देख ही रहे हैं कि लोअर लिमिट ऑलरेडी हमारी 0 है. y4 को हम क्या कर देंगे x4 minus 3 कर देंगे. नाउ when you put these all values, the equation will reduce to y1 plus y2 plus y3 plus y4 is equal to 16. That satisfies the condition
अब सारे के सारे लोअर लिमिट्स व्हाट वी हैव सीन हियर, सारी की सारी लोअर लिमिट्स जो है वो क्या हो गई हैं, अब 0 हो गई हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ अपर लिमिट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने केस फाइंड आउट करना है टोटल। अब टोटल यहाँ पे क्या है, टोटल मुझे चाहिए 16, टोटल मुझे क्या चाहिए 16। गिवन कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास 4, सो टोटल का हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, S विल बी इक्वल टू 16 plus 4 minus 1 C16. Why we are using this formula? Again, there may be chances कि x1, x2, x3 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन ऑल द केसेस जो लोअर लिमिट है आपकी वो क्या है, 0 है, और अपर लिमिट आपके डिफरेंट है। तो अगर लोअर लिमिट 0 है तो 0 सबके पास है, 1 सबके पास है, 2 सबके पास है, 3 सबके पास है। So repetition of set is there. So that is why we are using the formula of combination with repetition. So S mod जो है that will be equal to, again S mod का मतलब क्या होता है, cardinality. 16 plus 4 minus 1 C16, that will be equal to 19 C16, and after solving this value what we are getting 969. So let A1 be the case in which Y1 is greater than equal to 5, क्योंकि यहाँ पे Y1 क्या है, less than equal to 4। हमने कॉम्प्लीमेंट का केस लेना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमें एक ही केस लेना पड़े, बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने लोअर लिमिट को यहाँ पे क्या बना दिया है, 0 बना दिया है। A2 हमने केस ले लिया जिसमें y2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। A3 हम केस ले लेंगे जिसमें y3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगी। A4 हम केस ले लेंगे जिसमें y4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगी। नाउ वी कम टू द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इन फर्स्ट पार्ट वी नीड अ टोटल ऑफ 16। अब A1 क्या है, A1 में y1 की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, 5 ले सकते हो। अब y1 की मान लो मैंने वैल्यू 5 रख ली, ठीक है, 5 से ज्यादा तो हो ही सकती है, पर मैंने 5 का मिनिमम का केस लेके चलते हैं हमेशा हम। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इन प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव सीन दैट जब हमने डिविजिबिलिटी वाला केस डिस्कस किया था तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हमेशा मिनिमम वैल्यू वहां पे कंसिडर करके चलते हैं कि जो मिनिमम लीस्ट वैल्यू है उसको आप ले लो, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास फ्लोर फंक्शन के अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड द आंसर। अपने आप आंसर मैक्सिमम जो है फिर हमारे पास पहुंच जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द केस कि हमने जब कहा कि y1 की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब 16 में से y1 तो मुझे पता ही लग गया, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या हो गई, y1 की हमने कहा कि मान लेते हैं वैल्यू हम 5 लेके चल रहे हैं। 5 से ज्यादा वो हो सकती है, 5 से ज्यादा हो सकती है, इसीलिए गिवन ऑब्जेक्ट हम 4 ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो 16 में से 5 माइनस किए 11, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 11 प्लस 4 माइनस 1 C11, दैट विल बी इक्वल टू 364। देन वी टेक द केस ऑफ A2। अगेन हमने यहाँ पे वैल्यू मान ली कि हमारे पास y2 की वैल्यू क्या थी हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो हमने कहा मान लो अगर y2 7 एटलीस्ट 7 होता तो उस केस में एक्सक्यूज मी हमारे पास क्या बन जाता, 9 प्लस 4 माइनस 1 C9 बन जाता। वो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 220 आ जाएगा। इन अ सेम वे वी विल टेक द केस ऑफ A3, इन अ सेम वे वी विल टेक द केस ऑफ A4। देन वी हैव टू टेक द केस टेकन 2 एट अ टाइम। जैसे y1 को हमने 5 रख लिया, y2 को हमने एटलीस्ट 7 रख लिया, तो 7 प्लस 5 जो है वो कितना हो गया, 11 हो गया, सॉरी 12 हो गया। 16 में से हमने 12 को माइनस किया तो बट वी विल गेट 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 4। गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, 4, तो 4 प्लस 4 माइनस 1 C4 बन गया। इन अ सेम वे A1 इंटरसेक्शन A2 का केस आएगा, इन अ सेम वे A2 इंटरसेक्शन A3 का केस आएगा, इन अ सेम वे A1 इंटरसेक्शन A4 का केस आ जाएगा आपके पास। क्योंकि जब आप ये केसेस लोगे तो आप इनकी वैल्यूज को एड अप करके उसमें से फाइंड आउट कर दोगे वैल्यू। फिर सारे के सारे, क्योंकि अब इसमें 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर 4 वैल्यूज हैं तो टेकन 2 एट अ टाइम आपने करना है यहाँ पे। तो आपके पास A1 A2, A1 A3, A2 A3, A1 A4, A2 A4, A3 A4 सारे केसेस आपने सॉल्व कर लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने टेकन 3 एट अ टाइम करना है। टेकन 3 एट अ टाइम हमने यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया टेकन 3 एट अ टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि अगर मैं 3 वैल्यूज को यहाँ पे लेती हूँ तो वो 3 वैल्यूज जो है वो क्या होंगी कि 5 प्लस 7 12 हो गया,
12 प्लस 6 कितना हो गया 18। 18 ऑलरेडी नंबर जो है वो 16 से ज्यादा हो रहा है। अगर ऑलरेडी वो 16 से ज्यादा हो रहा है तो वो केस हमारे पास यहाँ पे कंसीडर ही नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन टेकन 3 एट अ टाइम के सारे केसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके पास। एंड इन अ सिमिलर वे व्हेन वी टेक द केस ऑफ टेकन 4 एट अ टाइम, तो वो केस भी आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0 हो गया। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद ओनली सिंगल केस एंड टेकन 2 एट अ टाइम। अगेन फॉर्मूला विल गोज इन दैट वे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन, ठीक है, जहां तक भी वैल्यू जाएगी हमारे पास। सो बाई चांस 3 वाला केस भी हमारा 0 हो गया, 4 वाला केस भी हमारा 0 हो गया। सो दैट इज व्हाई आई हैवंट रिटन दैट पर्टिकुलर वैल्यू हियर। तो इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट कर दोगे तो सॉल्व करने से आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू and you find it interesting and you find something new here. Keep watching my video for next lectures.